कश्मीर में कुछ आगे इनिशिएटिव लेना हो, डोवल साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। 1971 वार के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में खुल के एयर अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इसको कराने में अजीत डोवाल जी का ही हाथ था। पाकिस्तान को भी ये जानते हैं, समझते हैं, वहाँ रहे भी हैं, कश्मीर को भी ये समझते हैं। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मज़ार है जिस पे बहुत सारे लोग आते हैं। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। उनका जो दिमाग है ना वो ऑपरेशनली चलता है और बहुत तेज़ चलता है। तो अगर कोई जेम्स बॉन्ड कहता है तो ठीक है। ये बहुत बड़ी पोस्ट है और डोवल साहब के इसमें होते हुए और बड़ी हो गई है। एक आईपीएस ऑफिसर से लेकर एक अंडरकवर एजेंट तक जिसका कोई जोड़ नहीं, देश के आईबी प्रमुख से लेकर देश की सबसे ताकतवर कुर्सी एनएसए तक जिसका कोई विकल्प नहीं, देश के अंदर मौजूद दुश्मनों से लेकर देश के बाहर साजिश करने वाले लोगों के दिल में जिसके नाम से बड़ा कोई खौफ नहीं, वो अजित डोवल लगातार तीसरी बार भारत के एनएसए के तौर पर एक्शन में है। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एनएसए अजित डोवल पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में हम आपको यह बताएंगे कि अजित डोवल के तीसरे कार्यकाल में वो कौन से बड़े मिशन हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ कैसे अजित डोवल साये की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहते हैं और यह भी बताएंगे कि वो कौन से कारनामे हैं जिनकी वजह से अजित डोवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने भरोसेमंद हैं। नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तय हुआ डोडा, कठुआ और रियासी में हमला करने वाले और सूबे में इस मकसद से घुसे तमाम आतंकी नर्क में भेजे जाएंगे। और इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बगल में बैठे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ही वो रास्ता बताएंगे जिससे आतंकियों को नर्क में भेजा जाना है। कहा जाता है कश्मीर को जितनी अच्छी तरह से अजित डोवल जानते हैं कोई नहीं समझता। कश्मीर में किस एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता है, उस रिएक्शन को कैसे रोकना है, डोवल इसके मास्टर है। यही वजह है कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर सीमा पार तक मोदी सरकार के हर प्लान के पीछे डोवल का दिमाग माना जाता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। बयान आए थे इसके बाद घाटी से बारूदी चिंगारियां निकलेंगी, लेकिन कश्मीर से धुआं तक नहीं उठा, क्योंकि डोवल खुद कश्मीर में सरकार की आंख, कान और नाक बनकर मौजूद थे। डोवल उस वक्त लोकल कश्मीरियों के साथ बिरयानी खा रहे थे, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा रहे थे और कश्मीरियों को यकीन दिला रहे थे जो कुछ हुआ उसमें उनका हित छुपा। सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या फिर एयर स्ट्राइक का बदला लेना हो, सारे फैसले एनएसए की सलाह पर ही लिए जाते हैं। उरी अटैक के बाद 2016 में सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। और 2019 में पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक में अजित डोवल की भूमिका ने पाकिस्तान में डोवल डॉक्ट्रिन का खौफ भर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सुहाग और खुद एनएसए अजित डोवल साउथ ब्लॉक स्थित वॉर रूम में मौजूद थे और सैनिकों के सुरक्षित लौटने तक ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे। एयर स्ट्राइक का फैसला और ज्यादा बड़ा था, क्योंकि 1971 के बाद भारतीय फाइटर जेट्स ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर बम बरसाए थे। 1971 वार के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में खुल के एयर अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान के अंदर घुस के जाके अटैक किए गए और इसको कराने में अजीत डोवाल जी का ही हाथ था और उन्होंने ही ये सब चीज़ें ऑपरेशन पाकिस्तान में कराए थे।
पाकिस्तान उस वक्त भारत की आक्रामक नीति से हक्का बक्का था। उस वक्त पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का ये बयान सुनिए, जिससे आपको पाकिस्तान में डोवल के खौफ का अंदाजा हो जाएगा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के बाद भारत में आतंक को खाद पानी देने वाले पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए और इसके बाद सीमा पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के दिमाग को ठिकाने लगाने की रणनीति भी अजीत डोवल की सलाह पर बनी थी। 2014 में अजीत डोवल के रहने से बनने के बाद मोदी सरकार ने बीएसएफ को सीधा आदेश दिया, अगर पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर गोलीबारी करके छोटा मोटा उकसावा भी होता है तो उसका भारी भरकम जवाब दिया जाए। बीएसएफ को फ्री हैंड मिलने के बाद सीमा पर पाकिस्तान की गोलियों के जवाब में गोले दागे जाने लगे। पाकिस्तान का इलाज करना अजीत डोवल इसलिए भी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि उन्होंने खुद वहां पर काफी वक्त गुजारा है। पाकिस्तान की नीतियां, आईएसआई के काम करने के तरीकों और वहां की सेना के कश्मीर पर नापाक मंसूबों को वो काफी अच्छी तरह से समझते हैं। पाकिस्तान को भी ये जानते हैं, समझते हैं, वहाँ रहे भी हैं, पाकिस्तानियों को भी जानते हैं, इनके दोस्त यार भी हैं, सब कुछ है। कश्मीर को भी ये समझते हैं। यही वजह है घर में घुसकर मारने वाले भारत से डर सिर्फ पाकिस्तान की सेना को नहीं लगता, पाकिस्तान के आतंकवादियों और सीमा पार छिपे भारत के मोस्ट वांटेड को भी लगता है। भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को सबसे ज्यादा डर अजीत डोवल से ही लगता है। कहा यह भी जाता है कि जब दाऊद इब्राहिम को यह खबर मिली कि अजीत डोवल भारत के एनएस से बने हैं तो वो कराची से निकलकर पाकिस्तान अफगान की सीमा पर जाकर छिप जाता है और कुछ ऐसा ही डर लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के दिल में भी बैठा है। दाऊद इब्राहिम भारत का वो भगोड़ा आतंकी है जिसने मुंबई को जख्मी किया और आईएसआई के साथ मिलकर देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। यही वजह है दाऊद हमेशा डोवल के निशाने पर रहा। अगर दाऊद की किस्मत अच्छी नहीं होती तो उसकी जिंदगी की डोर काफी पहले टूट चुकी होती। दाऊद पे कराची में अटैक हुआ था और वो बच गया था। दाऊद की खुशकिस्मती थी कि जब उस पर अटैक किया गया सामने बिल्डिंग से और जब उसको शूट किया गया तो उसकी किस्मत अच्छी थी। तो ये जो अटैक वगैरह था या दाऊद के लिए निपटाने वाली बात थी, ये इनका ही एजेंडा था और इन्होंने ऑलमोस्ट दाऊद का उस वक्त काम तमाम कर दिया था। ऐसे में तीसरी बार डोवल के एनएसए बनने के बाद दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद का क्या हाल होगा समझा जा सकता है। खबर यह भी आ रही है अब सुरक्षा के लिए दाऊद और हाफिज नए ठिकाने तलाश कर रहे हैं क्योंकि नए भारत की घर में घुसकर मारने की नीति का खौफ पूरे पाकिस्तान में है। हाफिज सईद जो है आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर छुपा हुआ अपने देश में और अपनी जान बचाने के लिए बहुत चिंतित है और दाऊद भी कहीं हॉस्पिटल में छुपा हुआ है अपनी जान को बचाने के लिए। तो ये घर में घुसकर मारने की नीति है और इसमें ये अजीत डोवाल के नेतृत्व में जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है और इससे पाकिस्तान में बहुत बड़ी दहशत है। वहाँ के पूरी सरकार में इस बात की दहशत है और इसका श्रेय इनको ही जाता है। एनएसए के तौर पर अजीत डोवल के दूसरे कार्यकाल में भारत की बड़ी सफलता कश्मीर से आर्टिकल 370 की विदाई थी, लेकिन मोदी 3.0 के पहले ही सरकार ने कश्मीर पर एक बड़ा संकेत देना शुरू कर दिया है। पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे। भारत किसी भी कीमत पर पीओके हासिल करने की बात कर रहा है तो क्या डोवल के तीसरे कार्यकाल के एजेंडे में ये मिशन सबसे ऊपर है? हाल ही के दिनों में भारतीय नेताओं ने जिस आक्रामकता के साथ पीओके के मुद्दे को उठाया है उससे सीमा पार भी हलचल तेज हो गई है। पीओके में बगावत बढ़ गई है और पीओके के लोगों ने भी जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद वहां की प्रगति देखी है और इसके साथ ही साथ इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि मोदी 3.0 में इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। युद्ध, कूटनीति या फिर बगावत, पीओके को पाकिस्तान के अवैध कब्जे से मुक्ति कैसे मिलेगी इसका पता फिलहाल नहीं है,
लेकिन अजीत डोवल को जानने वाले उनके काम करने के तरीके से वाकिफ उनके साथी बताते हैं, ऐसे किसी भी संभावित अभियान में डोवल बड़ी भूमिका निभाएंगे। यानी भारत सरकार पीओके की कसक को दूर करने के लिए कोई रणनीति बनाती है तो उसके मास्टरमाइंड डोवल ही होंगे। इस संभावना से किसी को इनकार नहीं है। मोदी जी को पाकिस्तान के साथ आगे चलना हो या कश्मीर में कुछ आगे इनिशिएटिव लेना हो, डोवल साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। पिछले 10 साल में मोदी सरकार की सफलताओं में डोवल का बड़ा हाथ रहा। यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोवल को लगातार तीसरी बार एनएसए के पद पर चुना है। इसी के साथ अजीत डोवल सबसे ज्यादा वक्त तक एनएसए बने रहने के रिकॉर्ड को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। अजीत डोवल देश के लिए न जाने कितने सीक्रेट मिशन को अंजाम दे चुके हैं। बतौर एनएसए अजीत डोवल ने देश की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भी कई बदलाव लाए हैं और इसके साथ ही साथ कई बड़े खुफिया ऑपरेशनों को अंजाम देने वाले अजीत डोवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आते हैं, चाहे वो मंच G7 का हो या G20 का, या फिर हम बात करें अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे हाई प्रोफाइल दौरों की। आपको अजीत डोवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही दूरी पर अक्सर दिखाई पड़ेंगे। हर जगह मोदी डोवल के एक साथ मौजूद रहने की वजह है एनएसए की एक्सपर्टीज, पाकिस्तान, चीन, मिडिल ईस्ट समेत इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पर उनकी मजबूत पकड़। इसीलिए जब भी देश हित को ध्यान में रखकर फैसले लेने के मौके होते हैं तो मोदी बिना हिचक डोवल पर भरोसा करते हैं। जून 2023 में पीएम मोदी अपने पहले आधिकारिक दौरे पर अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचे और इस दौरान मोदी के ठीक पीछे एनएसए डोवल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन दिखाई दिए। अक्सर मोदी जब भी किसी बड़े नेता से मिल रहे होते हैं तो कैमरा फ्रेम के किनारे या कई बार फ्रेम के बाहर डोवल मौजूद होते हैं, पर पूरे मामले में इनका रोल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 2022 की तस्वीर देखिए। इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन चल रहा था। पीएम मोदी वहां अपनी सीट पर बैठने जा रहे थे। पास में ही डोवल भी खड़े थे। तभी विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी को कुछ बताने लगे। गंभीर बातचीत होने लगी। ऐसा लगा मानो मोदी, जयशंकर और डोवल मिलकर लास्ट मिनट की मीटिंग कर रहे थे। किसी गंभीर मुद्दे पर आखिरी मौके तक पीएम को इनपुट दिए जा रहे थे और इन्हीं वजहों से डोवल मोदी के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये काम करने में इतने उतारू हो जाते हैं कि कई दफ़ा जो मैंडेट है उसको भी क्रॉस कर देते हैं। इतने दिलेर आदमी है ये, और ये एक किस्म से पूरी इंस्टीट्यूशन है ये आदमी। मेरा इनके बारे में ये तजुर्बा है कि ये इतना गहरे से हर चीज़ को लेते हैं, पूरी तरह उसको एग्जामिन करके फिर पूरा एक्शन उस पर लेते हैं और उसमें सफलता मिलती है। ज्यादातर मौके पर डोवल का टारगेट सफलता के करीब ही रहता है। बतौर एनएसए उनका नया प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। मोदी 3.0 की शुरुआत होते ही भारत अमेरिका के बीच नए सिरे से बातचीत हो रही है। 17 जून से डोवल और अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन की मीटिंग होने वाली है, जिसमें अमेरिका से भारत को मिलने वाले जेट इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समेत कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। कई बार भारत अमेरिका टॉप लीडर्स के मुलाकात को लेकर दोनों देशों के एनएसए और विदेश मंत्रालय के लोग आपस में बैठकर मुद्दों को तय करते हैं और ऐसे मौकों पर कई बार अजीत डोवल सीनियर डिप्लोमेट की भूमिका में भी नजर आते हैं और इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले अजीत डोवल मिडिल ईस्ट के जानकार भी माने जाते हैं। इसीलिए चाहे मामला मिडिल ईस्ट कॉरिडोर से जुड़ा हुआ हो या फिर गाजा से, अजीत डोवल आपको इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे। कुछ समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अचानक डोवल के साथ अपनी पिक्चर ट्वीट की। दुनिया उस ट्वीट की खबर पढ़कर ज्यादा हैरान हुई। नेतन्याहू ने लिखा कि उन्होंने गाजा में चल रहे संघर्ष के बारे में एनएसए डोवल को बताया, साथ ही हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों को छुड़ाने की कोशिशों के बारे में भी बात की। इन खबरों से मालूम चला भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक डोवल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2014 में पहली बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने से लेकर 2024 में तीसरी बार एनएसए बनने वाले डोवल के बारे में कई दावे किए जाते हैं, जिनमें से एक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ा है। इस एयर स्ट्राइक के अगले दिन पाकिस्तानी हमले का जवाब देते समय भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का फाइटर जेट पीओके में क्रैश हो गया था। उस समय अजीत डोवल ने अमेरिका के एनएसए से कहा कि अगर अभिनंदन को पाकिस्तान में कोई नुकसान पहुंचाया गया
तो भारत सरकार आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। और कुछ ऐसे भी दावे किए गए कि 27 फरवरी को भारत पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करने के लिए भी तैयार था। इसके इतर अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाया और उसके बाद पाकिस्तान अभिनंदन को छोड़ने पर मजबूर हो गया। डोवल अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए रिस्क उठाते हैं। इन्हीं वजहों से देश के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल आज पीएम मोदी के राइट हैंड माने जाते हैं। अपने काम के अलग स्टाइल। एनएसए अजित डोवल की उम्र 80 साल की होने वाली है और इस दौरान लगभग 60 सालों से अजित डोवल लगातार देश की सेवा में जुटे हुए हैं। तीसरा टर्म पूरा करते करते अजित डोवल की उम्र 84 साल हो जाएगी। लेकिन भारत में जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर अजित डोवल किसी भी नए मिशन को उतने ही जोश के साथ पूरा करते हैं जैसे ये उनका पहला मिशन हो। तो जी न्यूज की इस खास पेशकश अजित डोवल की स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Z News.